हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके इस बार 24 फरवरी को 100% पक्का यही मॉडल पेपर आएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को आप सभी को मिल जाएगा। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके 24 फरवरी को 100% आने वाला है स्टूडेंट। तो यही पेपर आपका छपने वाला है 24 फरवरी को। तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को अभी से तैयार करना है, और ये जो पूरा पेपर है स्टूडेंट, इस पूरा पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं और उनका भी टारगेट है हिंदी में, खासकर क्लास 12 हिंदी में 95% का स्कोर करने का, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेते हो तो 95% आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। पेपर कोड आप देख सकते हैं 790 WM, ये पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है क्लास 12 हिंदी में, सभी को पता होगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो पेपर है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, निर्देश में यही दिया हुआ है कि 15 मिनट आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड का यहाँ पर आप देख सकते हो और खंड खा, ये 2 भाग होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्य के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50-50 नंबर के दोनों भाग के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका 100 नंबर का जो पूर्णांक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देख लेते हैं पूरा जो इसमें बताए गए 10 आपके क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय के, और इसमें बताए गए जितने भी स्टूडेंट में क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके 24 फरवरी को 100% आने वाला। नहीं आएगा तो आप कॉमेंट में आकर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खंड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में सबसे पहला बहुविकल्पीय का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है और इसका का नंबर क्वेश्चन, यानी गद्य के आपके टोटल 5 क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, यानी गद्य से, यानी लेखक के रिलेटेड उनकी रचनाएं, उनकी कृतियाँ, किस युग के वो लेखक है, इससे रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो मैंने काफ़ी बार बताया इनमें से जो भारतेंदु युग है ये खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग माना जाता है। 1 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरस्वती के प्रथम संपादक है। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक है स्टूडेंट वो कौन हो जाएंगे, वो श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। द्वितीय संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। जिन्हों को अभी भी लग रहा है कि क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो आप लोग एक बार गूगल और अपने बुक क्वेश्चन बैंक में चेकआउट जरूर कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्रथम संपादक की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनमें से श्याम सुंदर दास जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन गा नंबर, देखिए ऐसा ही पेपर आपके 100% यानी 100% आपको छपने वाला है 24 फरवरी को। सेम टू सेम पेपर छपेगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, तिब्बत यात्रा के लेखक है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है स्टूडेंट, ये आप सभी को बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा राहुल साकी कृतियान हो जाएंगे, जो कि इनमें से तीसरे का, जो कि गा नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अपना घ नंबर कि छायावादोत्तर काल है। छायावादोत्तर जो काल है स्टूडेंट, ये किस युग का काल है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए इनमें से क्या 1938 से अब तक। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें से तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 से अब तक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अड़ा नंबर दिया हुआ है, बेईमानी की परत कीर्ति के रचनाकार है। बेईमानी की परत कीर्ति के रचनाकार कौन है, तो हरिशंकर प्रसाई जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 जो गद्य के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है। देख लेते हैं जो हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 2 है, इसका का नंबर क्वेश्चन, जो कि अब यहाँ से पद्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने गद्य का 5 क्वेश्चन तो आप सभी को बता दिया है, अब पद्य के भी 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि शोक गीत है। शोक गीत इन चारों विकल्प में से कौन सा शोक गीत है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो सरोज स्मृति हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोक गीत है सरोज स्मृति, यानी दूसरे नंबर का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन, ये एक नंबर का ऑप्शन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए होते हैं।
तो ख नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका 1943। यहाँ पर देखिए 1943 से लेकर 1900 एक प्रकार से 51 तक इसका रहता है। 1943 का एक प्रकार से प्रथम संपादन है। दूसरा जो संपादन इसका हुआ था कब हुआ था? 1951 में। तीसरा 1959 में। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। और याद रखिएगा तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने इसका शायद संपादन या प्रकाशन किया था। यदि मैं सही हो तो कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो इनमें से मुक्तिबोध हो जाएंगे स्टूडेंट। याद रखिए मुक्तिबोध का जीवन परिचय भी पूछा जाता है क्लास 12 हिंदी में। अब आप लोग मुक्तिबोध का पूरा नाम बताइए कमेंट में, ठीक है। जल्दी से आप लोग मुक्तिबोध का पूरा नाम कमेंट में बता दीजिए। क्या गजानन माधव मुक्तिबोध है? बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम बचा है, ठीक है। और अभी तक जितने भी आप लोगों ने तैयारी किया होगा अब समझ लीजिए पूरे का निचोड़ आ रहा है और पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट में लेकर आ रहा हूँ इस समय वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए उसको तैयार कीजिए। अभी भी मौका है 95 पाने से, कोई नहीं रोक सकता यदि आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावाद युगीन गद्य का समय सीमा या समय माना जाता है, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सन 1938 तक, यानी इनमें से सन 1919 से 1919 से सन 1938 तक, ठीक है। 11 नंबर का आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, अरंग के रचनाकार है। अरंग के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएगी इसके राइट आंसर। देखिए साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है, याद रखिए महाकाव्य इनका। और हिंदी के एक प्रकार से राष्ट्रकवि सम्मान इन्हीं को प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी को। तो ये आपने याद रखिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अधिकतम बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिया है जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, 5 गद्य और 5 पद्य का। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देखिए, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी ये एक प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, उसमें पूछा गया कि गद्यांश पर आधारित हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में आपके 2 गद्यांश दिए होंगे, यानी क्लास 12 हिंदी में आपके 2 गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें से आपको किसी एक को हल करके उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इन्हीं हमें क्वेश्चन का आंसर देना है इसी गद्यांश से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा, यानी आप देख सकते हैं 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन है टोटल, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला एक क्वेश्चन है, इसका जब आप आंसर दे देंगे तब आपको यहाँ पर 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। और ये फ्री के नंबर होते हैं स्टूडेंट, याद रखिए ये फ्री में आपको मिलेंगे। और मैं पूरा पेपर में सॉल्व करके बता रहा हूँ और ये जो गद्यांश है ये भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। 10 नंबर आपको फ्री का फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। मान लीजिए कि ऊपर वाले जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, हमें उसी प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ स्क्रीन पर कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का हमें नाम लिख दे रहा है जिसके लिए हमें 2 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। नहीं आता है फिर भी आप पढ़ लीजिए। देखिए कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितने अधिक बूढ़ी है वो उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। ये किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की लक्ष्य दर्शी जीवन की सेवा, निरत जीवन कि अपनी विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहेंगे भी, यहाँ पे देखिए रहेंगे भी, पर ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है पहला क्वेश्चन में कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए बूढ़ी की बात हो रही है तो आप लोग समझ जाइए कि भैया रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से लिया गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो चैप्टर है उससे लिया गया है और इसके जो लेखक है बेसिकली वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके राइट आंसर हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर
जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर यानी 2 नंबर हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए कहेंगे सर कि मुझे चैप्टर का नाम नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? देखिए आपको चैप्टर का नाम नहीं पता है तो इसमें कुछ की पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ज्योत दीपक की बात हो रही है, ठीक है, उत्फुल्ल मुस्कान मई, चमत्कारी बूढ़ी, ठीक है, मदर टेरेसा, ये सब जब बात हो तो समझ जाइए कि भैया ये चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होप। आपको चैप्टर पहचानना आना चाहिए कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक का नाम आपको पता होगा, तो आपका जो 2 नंबर है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए पूछा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, और ये दो क्वेश्चन होते हैं कंपलसरी होते हैं, यानी आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या होता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो रेखा खींची हुई है यहाँ पर देखिए, ये अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ से लेकर उत्फुल्ल मुस्कान मई है, यहाँ तक आपको इसका क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताना है, ठीक है। यानी जो अर्थ किसने बताया है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इसका अर्थ बेसिकली बताया हुआ है, तो इसका आपको आंसर दे देना है। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए, जैसा कि मैंने बताया ये 2 क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, तो इसका आपको ज़्यादा एक प्रकार से आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में फ़ायदा करेगा, ठीक है। बस आपको चैप्टर का नाम और उसके कवि और लेखक का नाम पता होना चाहिए। बाकी का जो 3 क्वेश्चन इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, यानी इसी जो गद्यांश है इसमें आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, भिन्न भिन्न प्रांतों से भाषा के क्या अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, भिन्न भिन्न प्रांतों से भाषा के क्या अंतर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहेंगे भी, और ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका अर्थ लिख दे रहा है, 2 नंबर मिल जाएगा। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोच्च ज्योत है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कौन है? यहाँ पे देखिए, भाषा की भेद रहेंगे भी, और ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप इसका अर्थ दे सकते हैं, ठीक है। हमारे बेसिकली जो है एक जो वीडियो बनाया कि आपको कॉपी में गद्यांश को कैसे हल करना, और आप लोगों ने मेरा कॉपी वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी मैंने बेसिकली बताया कि आपको गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको देखिए दूसरा वाला दिया हुआ है, इसके भी 5 टोटल क्वेश्चन और ये भी 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे। यानी ये आप जरूर याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। जब रेखा खींची हुई है तो उसका समझ लीजिए कि व्याख्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है। अब ये किससे लिया गया? तो सभी को पता होगा, भाषा और आधुनिकता से लिया गया, क्योंकि इसमें की पॉइंट पता चल गया, भाषा पता चल गया, आविष्कार पता चल गया। तो ये किसके, यानी इसका जो लेखक है कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम बता दिया कि भाषा और आधुनिकता, और उसके लेखक का नाम बता दिया। बाकी का जो 3 क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा, आप लोग ढूंढ कर इसका सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वीडियो रोक कर आराम से देख लीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर भी 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी 10 नंबर गद्यांश और 10 नंबर पद्यांश में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की दिया हुआ है, इसमें भी आपका 2 पद्यांश दिया होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अथवा लगा है, ठीक है, ये और इसे ये ऊपर वाला कर सकते हैं आप, ये नीचे वाला, और दोनों में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको देना होगा, यानी 2 नंबर जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तब एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर पूछा गया 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना कि कंपलसरी होता है, एक आपका चैप्टर का नाम, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इसका व्याख्या खींचे हुए हैं इसी का बता रहे हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यावतरण किस पाठ से लिया गया, इसकी रचयिता कौन है, ठीक है। तो प्रेम माधुरी से लिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेम का एक की पॉइंट हो गया, और प्रेम माधुरी आप सभी को पता होगा, जो इसके कवि है वो है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक गद्यांश को सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पद्यांश को भी सॉल्व कर दे, तरीका बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियो में। उसके बाद में देखिए अथवा इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है, चाहे आप ये जो लिखा हुआ है कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर भी तभी दूध से सजेगा आज पानी, ठीक है। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। एक किस चैप्टर से लिया गया है? गीतवंश से लिया गया है, ठीक है, गीतवंश से, और इसके जो कवि है वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। गीत 1, गीत 2, गीत 3, ये सब किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, ये आप जरूर याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको इनका जीवन परिचय लिखना है, जो कि लेखक का जीवन परिचय है और इस बार 24 फरवरी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। 5 नंबर का जीवन परिचय होता है लेखक का। सबसे पहले है जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरे पे है हरिशंकर प्रसाई जी और तीसरे पर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, ये लेखक के जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी का जीवन परिचय चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पहला है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का और तीसरा है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। तो ये 3 कवि और 3 लेखक का है, ये आप लोग तैयार कर लीजिए। जीवन परिचय का वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश दीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको लिखना है और ये हर साल आने वाला टॉपिक है, 5 नंबर का होता है। अथवा करके आप लाठी कहानी के जो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों में से यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, पंचलाइट का कर लीजिए या आप लाठी कहानी का कर लीजिए। आपको मिलना तय है 5 नंबर और ये क्वेश्चन जो है आपका हर साल पूछा जाता है। कहानी जो है आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लेते हैं तो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर में आएगा, 5 नंबर आपको दिला कर जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन की स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्द है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जो हमारे यूपी की स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश के, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग खंड काव्य होते हैं। ठीक है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्त यज्ञ खंड काव्य लगता हो, किसी के डिस्ट्रिक्ट में सत्य की जीत का खंड काव्य लगता हो। ठीक है, किसी के रेब आलोक वृत्त लगता हो, किसी के रेब त्यागपति, किसी के रेब श्रवण कुमार। ठीक है, तो अलग डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य अलग अलग होता है स्टूडेंट। ये सभी पर यानी जितने भी खंडकाव्य है जो आपके किताब में दिए हुए हैं, वो सभी का वीडियो मेरा चैनल पर बनाया हुआ है, आप लोग जाकर वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला आ चुका है। यहाँ पर देखिए खंड खा हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए खंड का जो हमारा प्रश्न था, खंड का वाला सेक्शन 1 है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। वहाँ तक हमें 50 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें 50 नंबर स्कोर करना है, जो कि हिंदी व्याकरण का पूरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर। 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर का पैटर्न जो होता है वो 100% ऐसा ही पेपर आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। 7 नंबर का आपके ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 आपका गद्यांश दिया होता है संस्कृत का, इसका हमें क्या करना है? देखिए 2 नंबर दिया जाएगा इसका हमें वो बताने के लिए चैप्टर का नाम, और 5 नंबर दिया जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। संस्कृत में दिया हुआ इसका ट्रांसलेशन करके हमें हिंदी में इसका अर्थ बताना है। ठीक है, देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है? जैसे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है महामना मालवीय। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर का नाम है महामना मालवीय। ठीक है, जैसे वाराणसी, देखिए महामना मालवीय जो वाराणसी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था। ठीक है, अथवा करके मान लीजिए कि ऊपर वाला आप लोग उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो नीचे वाला का कर लीजिएगा, जो कि किससे लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। तो हमने जो संस्कृत का गद्यांश और श्लोक है वो भी सॉल्व करके वीडियो बनाया हुआ है। तो जो वीडियो हमारे जो स्टूडेंट चैनल से जुड़े होंगे वो वीडियोज को देख रहे होंगे। ठीक है, आप लोग भी चैनल पर प्लेलिस्ट होगा, इस वीडियो को देखने के बाद में वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी सेम प्रोसेस है, 7 नंबर वहाँ पर भी दिए जाएंगे। वो संस्कृत का गद्यांश है, ये पद्यांश है जिसको भी श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिए जाएंगे इसका आपको अनुवाद करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो आप लोग हमारी वीडियोज को मॉडल पेपर को देखते होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर कितना नंबर देगा? हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, यानी टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन,
करुण रस अथवा वात्सल रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या ख नंबर में है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला है गा नंबर कि चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 1+1 अंक करके 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अथवा यहाँ पर दिया, चाहे आप करुण रस का कीजिए, वात्सल, या आप रूपक का कीजिए, उत्प्रेक्षा का कीजिए। ठीक है, या आप सोरठा का कीजिए, या आप चौपाई का कीजिए, सोरठा का कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आपको किसी एक को करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर आप देखे होंगे तो यहाँ पर परिभाषा पूछा गया जिसके लिए 1 नंबर हो गया और उदाहरण के लिए भी 1 नंबर हो गया, तो टोटल 2 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रस छंद अलंकार पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और ये हर साल आता है आपका टॉपिक रस छंद अलंकार। ठीक है, कभी कटता नहीं है, सिलेबस में लगभग 10 सालों से पूछा जा रहा है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 11 नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध होता है और किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ निबंध। सबसे पहला है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के ऊपर निबंध लिखना है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तीसरा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। और चौथा है क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, और ये सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, कैसे आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट निबंध भी मैंने बताया हो जो इस साल आपके पेपर में 100% पूछी जाएंगी। ठीक है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 है और इसका का वाला सेक्शन के पहला क्वेश्चन है कि सच्चे, अब यहाँ पर देखिए सच्चरब का शब्द विच्छेद होगा, तो इनमें से राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नमस्ते का शब्द विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नब प्लस ते, नमस्ते का सही शब्द विच्छेद। तीसरा है आपका उच्चारण में संधि होगा, तो उच्चारण में संधि कौन सा हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक है, ये उच्चारण का संधि है। तो तीनों संधि में से हमने आपका आंसर दे दिया है, एक एक नंबर का, यानी 3 संधि होता है, आप तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, खा नंबर का पहला है कि आ समुद्रम में समास है, तो कौन सा समास है, करुण धारण बहुव्रीहि द्वंद्व या अव्यय भाव, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका अव्यय भाव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए महावीर में प्रयुक्त समास है, तो महावीर में समास कौन सा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कि पठनीय में प्रत्यय है, तो पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, अडियर हो जाएगा। क्या अडियर हो जाएगा, जी हाँ स्टूडेंट, ये पठनीय में प्रत्यय है। किस धातु, यहाँ पे देखिए किस शब्द में धातु प्रत्यय है, वो आपका धीमान हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 दिया हुआ है, किसी एक का उल्लेख करना, इसका नियम बताना है और इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन होता है आपके इस बार। पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। अथवा करके है नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा लगा हुआ है, आप लोग समझदार है ही स्टूडेंट, आपको पता होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया, पूरा पेपर ये मैंने सॉल्व किया हुआ है और ऐसे ही आप लोगों को 24 फरवरी को सॉल्व करना है। ये पेपर चाहिए आप लोगों को, तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, वहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम की भी आईडी है तो फॉलो और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर मैं फ्री में PDF वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं दे दूँगा स्टूडेंट। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।